Now we will discuss ionization energy or ionization potential. So what is ionization energy? It is the amount of energy required to pull out or remove an electron from the outermost shell of any isolated gaseous atom. It means हम कह सकते हैं ionization energy क्या है। यह एनर्जी का वह अमाउंट है जो कि ज़रूरी होता है किसी आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को एटम से या गैसियस एटम से बाहर निकालने के लिए। इसका मतलब जब किसी भी एटम से हम लोग या गैसियस एटम से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है और यही एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। It means we can say what is ionization energy. It is the amount of energy required to pull out an electron from the outermost shell of any isolated gaseous atom. अगर हमारे पास कोई एटम का न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर ये शेल है, ये आउटर मोस्ट सेल है, तो इस आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसे ही आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। नाउ लिसन, इफ द आउटर मोस्ट सेल कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल in case of aluminium its atomic number is 13 and its configuration is 2,8,3, so its outermost cell contain how many electron? 3 electron। तो यहाँ एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर पहले इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे तो जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, IE1। अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, IE2। और अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, IE3। सो लिसन, जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी यूनिट ये एक तरह की एनर्जी होती है। इसे IE से डिनोट करते हैं या IP से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है जूल पर एटम और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सो लिसन, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू साइज। जाहिर सी बात है, अगर साइज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। साइज ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा और अगर ज़्यादा दूर होगा तो इस आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा न्यूक्लियस का, जिसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ये न्यूक्लियर फोर्स जो होगा, नेट न्यूक्लियर फोर्स, ये आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम हो जाएगा साइज ज़्यादा होने पे। और साइज ज़्यादा होने पे अगर ये आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स अगर कम हो जाएगा तो फोर्स के कम होने से इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं लूजली बाउंड होगा या न्यूक्लियस से कम फोर्स से बंधा होगा, तो ये आसानी से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा कम ही एनर्जी देने पर। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमको कम देनी पड़ेगी क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा लूजली बाउंड है न्यूक्लियस से, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स की वैल्यू है वो कम है। तो जब फोर्स, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कम होगा तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो साइज जो है कम होगा और साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर साइज ज़्यादा है, जैसा कि यहाँ इस केस में है, यहाँ साइज हमने बताया ज़्यादा है, साइज ज़्यादा होगा तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा वो कम होगा
तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा तो हमको कम एनर्जी ही देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने में, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी। इसका मतलब साइज ज़्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। इट मीन्स ये कंडीशन फॉलो कर रही है, साइज अगर ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है। नाउ इन पीरियड वी ऑल नो दैट, पीरियड में हम लोग जानते हैं एटॉमिक साइज घटता है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। इन ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, क्योंकि ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। बट लिसन, देयर आर सम एक्सेप्शन आल्सो, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्सीजन, दिस इज एक्सेप्शन, and boron carbon, this is also exception, because in case of period ionization energy increases, but you can see in case of carbon nitrogen in case of nitrogen oxygen आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। तो हम देख सकते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट आने पर बढ़ती जाती है, क्योंकि एटॉमिक साइज घटता जाएगा। एटॉमिक साइज घटेगा तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा न्यूक्लियस का वो ज़्यादा होगा, या इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा अच्छी तरह से बाउंड होगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लेफ़्ट टू राइट जाने पर बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे BE और B। आप देख सकते हैं यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू घट रही है। इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी एक्सेप्शन होते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो घट रही है। नाउ इन केस ऑफ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। तो हम देख सकते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड होता जाएगा और आसानी से निकलता जाएगा कम एनर्जी देने पर, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी। Now we will discuss the factors affecting ionization energy। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे प्रभावी नाभिकीय आवेश भी कहते हैं, ये आयनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसका मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है या प्रभावित करता है। सेकंड, एटॉमिक साइज। So this factor we have already discussed. As the atomic size increases, ionization energy decreases। तो एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी घटेगी। तीसरा है सबसेल ऑक्युपाइड बाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, वो किस सबसेल में इंटर कर रहे हैं, यह भी आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता
है या प्रभावित करता है। सो लिसन, यू कैन अंडरस्टूड इट। व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल, अगर इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर एस सबशेल में एंटर करता है तो एस सबशेल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास मानी जाती है। इट इज़ मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। अगर सबसे ज़्यादा पास होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा होगा आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पे या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बंधा होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। और एफ सबसेल में क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा दूर होती है किसके कंपैरिजन में, एस, पी और डी के कंपैरिजन में। अगर ज़्यादा दूर होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। नेक्स्ट फैक्टर इज completely fulfill and completely half filled subshell. So listen, completely fulfill और completely half filled subshell ये जो है स्टेबल मानी जाती है, ये बहुत ही स्थायी होती है, या हम कह सकते हैं जो पूरी भरी हुई और आधी भरी हुई जो सबशेल होती हैं या उपकोश होते हैं, ये बहुत ही स्टेबल या स्थायी माने जाते हैं। और ऐसा होने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। और लास्ट फैक्टर है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। इसे हिंदी में कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है या परिरक्षण प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सो लिसन, वी कैन से इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। सो लिसन, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है या परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। सो लिसन, इट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को ही शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, इसे हिंदी में परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो शील्ड माने होता है रक्षा करना, शील्ड मीन्स रक्षा करना। सो लिसन, इफ एनी एटम कंटेन न्यूक्लियस, अगर कोई एटम है जिसमें कि न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस कुछ शेल से या कक्षाओं से घिरा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इस न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ पर 3 शेल हैं, जिसमें से हमें पता है ये सबसे बाहर वाली सेल है जिसे आउटर मोस्ट सेल कहते हैं, और ये अंदर वाली सेल हैं जिसे इनर सेल भी कहते हैं। तो अंदर वाली सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं इन्हें इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सो लिसन, जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन हैं, हमें पता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, सो व्हाट आर इनर सेल इलेक्ट्रॉन, यू कैन सी हेयर, they are shown by green mark. These are inner shell electron. So these inner shell electron repel with each other. ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं ये आपस में एक दूसरे को रेपल करते हैं। रेपल मीन्स प्रतिकर्षित,
प्रतिकर्षित मीन्स एक दूसरे को दूर भगाएंगे, और अगर एक दूसरे को दूर भगाएंगे तो जाहिर सी बात है जो आउटर मोस्ट सेल होगी या बाह्यतम कोश होगा वो न्यूक्लियस से क्या होगा, ज़्यादा दूर जाता जाएगा। इसका मतलब जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें जो रिपल्सन होता है वो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर करता है, न्यूक्लियस से दूर करता है, या न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन की रक्षा करता है। इसलिए इस इफेक्ट को या इस प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है या हम ये कह सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल है, ये प्रतिकर्षण बल आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो आकर्षण बल है उसको क्या करता है, कम करता है। और कम करेगा तो जो आउटर मोस्ट सेल है वो दूर जाएगी। इसका मतलब जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से दूर रहेगा या उसकी रक्षा होगी। इसलिए इसे परिरक्षण प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। इसका मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पर कम, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी हमको कम देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इसलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो आपने अभी पढ़ा है, आयनाइजेशन एनर्जी स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है। Now we will discuss the amount of screening effect। तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कितना है, तो इसके अमाउंट को बताने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसे स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। सो लिसन, दिस इज सिग्मा। It is called as screening constant और shielding coefficient, या हिंदी में इसे कहते हैं परिरक्षण नियतांक। So listen, the value of sigma depends upon some points। जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो कुछ पॉइंट पर डिपेंड करती है। पहला पॉइंट है, so listen, when outermost cell electron enters in S and P subshell। अगर हम S और P इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं या S और P सबसेल में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, सो लिसन, 0.35 इज कंसीडर्ड फॉर ईच एडिशनल इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। इसका मतलब अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए सिग्मा की वैल्यू हमेशा 0.35 होती है। कितनी होती है? 0.35। बट लिसन, हमेशा याद रखना है जो हीलियम का केस होता है, हीलियम मीन्स 1s2। 1s2 मीन्स पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के छोड़ के एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू होती है 0.30।
सो यू हैव टू लर्न इट, आपको इसको जानना होगा। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है हीलियम के केस में, ये एक्सेप्शन है, इसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0.30 होती है, और बाकी अदर एलिमेंट्स के लिए अगर इलेक्ट्रॉन s या p सबशेल में है तो उसके लिए आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉनों के लिए सिग्मा की वैल्यू होती है 0.35। इसको अभी और अच्छे से एग्जाम्पल लेके समझेंगे। नाउ 0.85 फॉर ईच n-1 सेल, इट मीन्स n-1 सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए सिग्मा की वैल्यू होती है 0.85, और बची हुई इनर सेल के लिए, बची हुई इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ईच इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू होती है 1। तो जैसे कि आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इस केस में जो सिग्मा की वैल्यू है 20 Ca या 20 कैल्शियम के लिए, तो आप देख सकते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले 20 कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 20 Ca? इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d0। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन वो कहाँ इंटर किया है, वो s सबशेल में इंटर किया है। इसमें इट मीन्स s इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो हम सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 2। तो हमने बताया था एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, इट मीन्स 2-1, आउटर मोस्ट सेल के एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर इट मीन्स 2-1, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, और उस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू होती है 0.35। इट मीन्स 2-1 इंटू 0.35 करना पड़ेगा। अब जो अगली सेल है, हमें पता है आउटर मोस्ट सेल हमारी 4th सेल है या nth सेल है, लेकिन जो अगली सेल है वो 3rd सेल है। इसका मतलब जो n-1 सेल है वो 3rd है, और nth सेल जो है वो 4th है, और उसके अंदर वाली सेल सारी ही बची हुई इनर सेल बोली जाएंगी। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 सेल? तो n-1 सेल में 3 सबसेल आती है, 3s 3p और 3d। इनमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 + 2 + 0 या 2 + 6 + 0, इट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 इलेक्ट्रॉन के लिए जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो 0.85 होगी। तो 8 इंटू 0.85 प्लस हाउ मेनी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 6 + 2 + 2, इट मीन्स 10। और इन बचे हुए इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू 1 होगी, तो इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। नाउ ओवरऑल वैल्यू ऑफ सिग्मा विल बी 0.35 + 6.8 + 10, it is 17.15. So this will be the value of sigma. Now this is second question. In this question you have to calculate the value of sigma for 28 nickel. It means निकिल जिसका एटॉमिक नंबर 28 है, इसके लिए हमें सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni, एंड इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 according to Abba's rule. So listen, in this case last electron enters in d subshell. जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो d सबशेल में एंटर किया है, इसलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो d इलेक्ट्रॉन है
उसके लिए सिग्मा की वैल्यू होती है 0.85। सो दिस इज 0.85। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में जाता है तो हम लोग उस 3D इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, जो सिग्मा की वैल्यू लेंगे वो 0.85 लेंगे। सो करेक्टेड, दिस इज 0.85। तो यहाँ पर हम लोग 0.85 लेंगे और बची हुई इनर शेल जो हैं और बची हुई अंदर वाली जो शेल्स हैं उनके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन सिग्मा की वैल्यू लेंगे 1। So for 28 Ni we can see the value of sigma will be 8 - 1। जो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए सिग्मा की वैल्यू होगी 0.85 और बचे हुए जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हैं इट मींस इनर शेल के इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो सिग्मा की वैल्यू है वो है 1। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 + 2 + 6 + 2 + 6, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू है 1। इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 23.95। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is exception, this question is exception part of ionization energy and question is what, so question is why first ionization energy of Be is greater than first ionization energy of boron। तो हमको ये बताना है जो Be मीन्स बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को IE1 से डिनोट करते हैं या इसे प्रथम आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। तो Be की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो बोरॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। क्यों? सो लिसन, इट इज़ वेरी सिंपल एंड यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आप जो है इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। सो लिसन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसी का यूज हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग Be मीन्स बेरिलियम और बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बेरिलियम क्या होता है 1s2 2s2, जबकि बोरॉन का क्या होता है 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है वो S सब सेल में जाता है और यहाँ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन P सब सेल में जाता है। तो S सब सेल जो होती है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होती है और ज़्यादा क्लोज होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ज़्यादा होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन P सब सेल में जाता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर P सब सेल में जाएगा तो आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल जो होगी वो थोड़ा दूर होगी न्यूक्लियस से, और अगर दूर होगी तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा वो कम होगा न्यूक्लियस से। अगर फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा, अच्छे से नहीं बंधा होगा, तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इसलिए बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसका सिंपल सा आंसर था, क्या रीजन था, क्योंकि यहाँ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन S सब सेल में इंटर कर रहा है और यहाँ पर P सब सेल में।
Now there are some question. So first question is why IE3 is greater than IE2 is greater than IE1. तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। ऐसा क्यों? तो बहुत ही सिंपल रीज़न है। हम लोग जानते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कब होगी? जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो IE1 बोलेंगे, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो IE2 बोलेंगे, अगर किसी एलिमेंट का तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो IE3 बोलेंगे। यह फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी IE1, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी IE2 एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी IE3। इफ वी कंसीडर, अगर हम मान लें जो हमारे पास एलिमेंट है M वो एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम एल्युमिनियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी तो उसे बोलेंगे IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम, या एल्युमिनियम की प्रथम आयनन ऊर्जा। इसी तरह अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर निकाल दें तो Al+2 बनेगा, और अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर निकालेंगे तो जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए तो उसे बोलेंगे IE2, या सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, जिसे बोलेंगे द्वितीय आयनन ऊर्जा। इसी तरह अगर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम से बाहर निकालते हैं तो Al+2 जो हमारा बना था उससे फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलने पे हमें हमारा प्रोडक्ट बनेगा Al+3। +3 का मतलब Al से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज या 3 धनायन आ जाएंगे। सॉल्यूशन, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसे कहते हैं IE3, इसे कहते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर Al+ का फॉर्मेशन होता है। यहाँ हम देख सकते हैं पहला इलेक्ट्रॉन निकालने जब जाएंगे तो एल्युमिनियम में 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो यहाँ पर Al+ में 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो Al+2 में 13 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब 13 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे Al+2 वाले केस में, जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो हमारे पास Al+2 रहेगा, उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 13 प्रोटॉन और Al+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो हमें पता है 13 प्रोटॉन होंगे Al+2 में, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो 13 प्रोटॉन रहेंगे। लेकिन +2 है, इसका मतलब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेंगे 11 इलेक्ट्रॉन, और Al के केस में 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, और Al+ के केस में 13 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इसका मतलब Al में 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, Al+ में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, और Al+2 में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप सभी लोग इसे अपनी कॉपी पर भी नोट कर लेंगे। Al के केस में 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, Al+ के केस में 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, और Al+2 के केस में 13 प्रोटॉन
11 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं जो Al+3 का केस है 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो 13 प्रोटॉन जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से खींच सकते हैं, या उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, और 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। इसका मतलब 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। इसलिए जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी IE3, वो IE3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, IE2 के कंपैरिजन में और IE1 के कंपैरिजन में, क्योंकि 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या हम कह सकते हैं 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन के केस में जो आउटर मोस्ट सेल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए तीसरे इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर देनी पड़ेगी तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी एनर्जी दी जाती है वही थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है। इसका मतलब IE3 जिसे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी IE2 से और फिर IE1 से। तो आप सभी लोग Al में, Al+ में और Al+2 में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। तो जैसे कि Al+, Al+2 और Al+3 में लिखा है, वैसे ही आप Al में, Al+ में और Al+2 में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिख लेंगे, क्योंकि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो Al पर, Al+ पर और Al+2 में प्रेजेंट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, या उनमें प्रेजेंट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करती है। तो आप देख सकते हैं Al+3 के कंपैरिजन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब IE3 की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगी और IE1 की वैल्यू सबसे कम होगी। अब हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं आयनिक रेडियाई के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि आयनिक रेडियाई नीचे दिए गए आयन और एटम्स को उनकी रेडियाई के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जैसे पहला है, फर्स्ट वन इज O2 माइनस, O माइनस एंड O। इन तीनों में किसकी रेडियाई ज़्यादा है, किसकी रेडियाई कम है, ये कैसे निकालेंगे? ये बहुत सिंपल होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लेते हैं, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ऑक्सीजन है तीनों जगह, इसलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है या परमाणु क्रमांक होता है 8। तो सभी में नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 होंगे, क्योंकि सभी का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक 8 है। लेकिन ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं या ग्रहण किए हैं, इसलिए इस पर 2 निगेटिव चार्ज है या 2 ऋणावेश है, इसलिए ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। O माइनस, O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, O माइनस में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 9, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, और O में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन में सबसे कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा उसका आयनिक रेडियाई भी उसकी कम होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसकी आयनिक रेडियाई क्या होगी, ज़्यादा होगी।
इसी तरह आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे। तो Fe+3 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने देखा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ 26 प्रोटॉन और 23 इलेक्ट्रॉनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो 26 प्रोटॉन 23 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेज़ी से खींच सकते हैं इन कंपैरिजन टू 26 प्रोटॉन एंड 26 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो Fe+3 में ज़्यादा है, और अगर Fe+3 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसकी आयनिक रेडियाई या आयनिक त्रिज्या क्या होगी, कम होगी, और Fe की आयनिक त्रिज्या सबसे ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है Cl- की आयनिक रेडियाई Cl से ज़्यादा होती है, या किसी एनायन की आयनिक रेडियाई उसके न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होती है, क्यों? तो ये भी वही कॉन्सेप्ट, यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देख लेंगे। तो Cl- के केस में 17 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा होगा, इसलिए Cl का साइज कम होगा, क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और Cl- का साइज या रेडियाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिमिलरली नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आयनिक रेडियाई ऑफ M+ आर कैटायन इज लेस देन इट्स न्यूट्रल एटम। इसका मतलब M+ या कैटायन की जो आयनिक रेडियाई है वो हमेशा उसके न्यूट्रल एटम की रेडियाई से कम होती है, क्यों? या हम कह सकते हैं कोई भी धनायन या कैटायन की जो आयनिक त्रिज्या है वो हमेशा उसके उदासीन परमाणु की त्रिज्या से कम होती है। तो धनायन की त्रिज्या उसके उदासीन परमाणु की त्रिज्या से कम होती है, क्यों? या कैटायन की रेडियाई उसके न्यूट्रल एटम से कम होती है, क्यों? ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइज को। तो M+ हमने यहाँ पर M बराबर मान लिया Na, जो हमारा M है वो मेटल है, वो सोडियम है, जो कि कैटायन बनाता है या धनायन बनाता है, हम जानते हैं। तो Na+ जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। M ये न्यूट्रल मेटल एटम है या न्यूट्रल सोडियम एटम है, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, और इसमें पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम देख सकते हैं जो Na+ है उसमें केवल 2 शेल हैं, जबकि Na में 3 शेल हैं। तो 2 शेल वाले का साइज जो होगा वो छोटा होगा, 3 शेल वाले का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए जो Na है उसका साइज ज़्यादा बड़ा होगा, और साइज बड़ा होगा तो Na की एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होगी और Na+ की आयनिक रेडियाई कम होगी। तो आयन के लिए आयनिक रेडियाई होती है, एटम के लिए एटॉमिक रेडियाई होती है, या आयन के लिए आयनिक त्रिज्या होती है, परमाणु के लिए परमाणु त्रिज्या होती है। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। Na+ में 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, जबकि Na में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से खींचेंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Na+ में ज़्यादा होगा, और अगर Na+ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसका साइज क्या होगा, कम होगा। तो Na+ का साइज कम है तो Na+ की रेडियाई भी कम होगी और Na की रेडियाई ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पर, O2- F- और Na+
में O2 माइनस की आयनिक रेडियाई या आयनिक त्रिज्या सबसे ज़्यादा होती है, फिर F माइनस की होती है और फिर Na प्लस की होती है, ऐसा क्यों? तो सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ भी हम लोग प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सबसे पहले और फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताएंगे और फिर आयनिक रेडियाई को बता देंगे। तो O2 माइनस में 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, F माइनस में 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है और Na प्लस में 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हमको पता है 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को सबसे अच्छे से खींचेंगे तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका साइज सबसे कम होगा, तो आयनिक रेडियाई भी सबसे कम होगी। तो यहाँ Na प्लस की आयनिक रेडियाई क्या है? सबसे कम सबसे कम। तो हम यहाँ देख सकते हैं 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। तो इसकी आयनिक रेडियाई या आयनिक त्रिज्या क्या होगी? कम होगी, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो जो आउटर मोस्ट सेल है वो न्यूक्लियस की तरफ खींच जाती है और खींचेगी तो साइज क्या होगा? छोटा होता जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं Na प्लस की जो आयनिक त्रिज्या है या आकार है वो छोटा होगा और O2 माइनस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो आकार बड़ा होगा, तो आयनिक त्रिज्या या आयनिक रेडियाई भी ज़्यादा होगी। एक लास्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीटली फुलफिल और कंप्लीटली हाफ फिल्ड सबसेल स्टेबल होती हैं क्यों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हिंदी में कहते हैं पूर्णतया आधी भरी हुई और पूरी भरी हुई उपकोश या उपकक्षाएं अधिक स्थायी होती हैं क्यों? जैसा कि हमने आपबाउ रूल पढ़ाने के टाइम आपको बताया था, क्रोमियम और कॉपर 2 एक्सेप्शन होते हैं, तो उन एक्सेप्शंस का क्या रीजन है उसको आज डिस्कस करते हैं। सो लिसन, इन केस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, in case of chromium and copper, the electronic configuration of chromium according to above rule, it should be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2, but it is incorrect. The correct electronic configuration will be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1. It means we can say one electron of 4s2, it is transferred into one electron of 4s subcell is transferred into 3d subcell. But why? Because when one electron is transferred from 4s to 3d, then it will become 4s1, it will become 3d5. जब एक इलेक्ट्रॉन 4s का 3d सबसेल में ट्रांसफ़र होता है तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और हम देख सकते हैं जो 3d है, 3d उपकोश में 5d ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें कि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हर कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा या हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो d उपकोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 10, लेकिन यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो हम देख सकते हैं when 5 electrons are present in d subcell, then it is completely half filled, and when 10 electrons are present in d subcell, then subcell is called as completely full filled subcell. So listen, 3d5 is called as completely half filled. जो 3d5 उपकोश है या 3d5 सबसेल है
वो कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है या पूरी आधी भरी हुई है। और जो 3D10 सबसेल है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कॉपर दिस इज 3D10, this 3D10 is completely fulfilled and this 3D5 is completely half fill। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में completely fulfill या completely half fill सबसेल आ जाती हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल माने जाते हैं। लेकिन क्यों स्टेबल माने जाते हैं, उसका क्या रीज़न है? क्योंकि completely fulfill subcell this is completely fulfill subcell 3D10 and this is completely half fill subcell 3D5। हम यहाँ से देख सकते हैं 3D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो ये कम्प्लीटली फुलफिल है। और अगर केवल 5 इलेक्ट्रॉन भरे हैं या हर कक्षक में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है। और ये दोनों ही सबसेल स्टेबल हैं। या 3D10 पूरी भरी हुई सबसेल है या पूरा भरा हुआ उपकोष है, जबकि 3D5 पूरा आधा भरा हुआ उपकोष है। तो ऐसा क्यों होता है कि ये स्टेबल होते हैं या ये स्थायी होते हैं? क्योंकि इन दोनों ही सबसेल में सिमेट्री पाई जाती है या सममितता पाई जाती है। सममितता मतलब एक ही रूप, या हर कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, इसलिए यहाँ सममितता पाई जाती है या सिमेट्री पाई जाती है। और अगर ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो भी ये सिमेट्रिकल होगा या सममित होगा, इसलिए ये कक्षाएं ज़्यादा स्टेबल होती हैं। जैसे सीसा झूला जो होता है, सीसा झूला में क्या होता है, जब 2 बराबर वजन के या बराबर वेट के पर्सन 2 बैठते हैं तो झूले को बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन जब एक हल्का और एक भारी पर्सन झूले पे बैठता है तो झूला अनबैलेंस्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ सिमेट्री नहीं है। एक तरफ झूला नीचे चला जाता है और एक तरफ झूला ऊपर चला जाता है, तो ये अनस्टेबल हो जाता है। तो जहाँ सिमेट्री नहीं होती है तो वहाँ अनस्टेबिलिटी होती है, और जहाँ सिमेट्री होती है वहाँ पर स्टेबिलिटी होती है। जैसे कि 2 समान वेट वाले पर्सन सीसा झूला पे जब बैठते हैं तो ये सिमेट्रिकल होता है, तो ये बैलेंस्ड होता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इट मीन्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कम्प्लीटली फुलफिल या कम्प्लीटली हाफ फिल सबसेल होती हैं तो वो स्टेबल माने जाते हैं। या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसमें पूरी भरी हुई उपकोष, जैसे 3D10 पूरे भरे हुए उपकोष या पूरे आधे भरे हुए उपकोष, जैसे 3D5, अगर इस तरह के उपकोष आते हैं तो ये स्थायी माने जाते हैं, क्योंकि इनमें सममितता होती है या सिमेट्री होती है।